हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 न्यू लॉन्गमैन विद स्टार्स जो बुक है, उसके हिस्ट्री के चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा था एक एक करके। और आज उसी रेफरेंस में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 11 हिस्ट्री का। नाम है चैप्टर का न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। जिन लोगों ने चैप्टर 12 या अन्य चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो वो एक काम करें, वो चैनल पे विज़िट करें और बाकी वीडियोस को भी वो देख लें। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो सारे लिंक आपको दे दूँ, तो जा कर के वहाँ से आप देख लेंगे। चलिए अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं लाइन बाय लाइन आपको एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करूँगा और आराम से आप चीज़ों को समझिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य और किंगडम का मतलब होता है राज्य। साम्राज्य जो होता है वो राज्य से बड़ा होता है। अब इसमें इस पहले चैप्टर में आप इस चैप्टर के पहले हेडिंग में आपको बताया गया है गुप्ता रूलर्स के बारे में। यानी हमारे देश पे कई राजवंशों ने, कई राजाओं ने और उसके ख़ानदान ने, उनके परिवारों ने राज किया। पहले जो इंडिया था वो आपका अफ़गानिस्तान से लेकर के और आपका वहाँ बंगाल तक था। बंगाल के आगे भी आप पश्चिम जोड़ लेंगे, वर्मा, जो म्यांमार इस समय है आपका, म्यांमार भी भारत में हुआ करता था। और तब छोटे छोटे राज्य थे और उनके राजा थे, ठीक है। जो राजा जितनी ज़मीन पे वार करके, लड़ाई करके कब्जा कर लेता तो वो उसका मान लिया जाता, वो उस पर शासन करता था, उस पर रूल करता था। तो हजारों राजा हुए जिन्होंने भारत पे, कुछ राजाओं ने भारत के कुछ हिस्सों पे राज किया और कुछ राजाओं ने पूरे भारत पे या अधिकतम एरिया पे राज्य किया। उसी में से एक राजवंश था, डायनेस्टी थी गुप्ता की, ठीक है। गुप्ता जो रूलर्स थे, गुप्त वंश उन्हें कहा जाता है। तो उसमें जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, उसमें एक राजा था चंद्रगुप्त नाम का। चंद्रगुप्त नाम के कई राजा हुए हैं, तो यहाँ चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात की जा रही है। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। कह रहा है कि गुप्त वंश यानी गुप्त राजाओं का जो वंश था, जैसे गुप्त कहा जाता था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर था, यानी शासक था, राजा था। थ्रू फेवरेबल मैरिजेस एंड कॉन्क्वेस्ट, कह रहा है कि कुछ तो कॉन्क्वेस्ट मतलब जीतना, कुछ तो लड़ाइयाँ जीत करके और कुछ उसने विवाह संबंध स्थापित करके, यानी पड़ोसी राजाओं के साथ उसने, राजाओं की लड़कियों के साथ उसने विवाह कर लिया, मैरिज के रिलेशन बना लिए। तब के ज़माने में राजाओं की कई शादियाँ हुआ करती थीं, 5 शादी, 6 शादी, 7 शादी, 8 शादी ऐसे हुआ करता था। पॉलीगैमी थी, कई शादियाँ हुआ करती थी। तो कुछ शादियाँ करके और कुछ ये लड़ाइयों को जीत करके ही एक्सपैंडेड हिज टेरिटरी, उसने अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया, अपनी ज़मीनें बढ़ा ली, अपना एरिया बढ़ा लिया। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। और जब उसका एरिया बढ़ गया, उसकी ज़मीनें बढ़ गई, उसका पावर बढ़ गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे राज करने लगा, रूल करने लगा, तब उसको टाइटल दिया गया महाराजा धीराज, यानी राजाओं का राजा। और किंग ऑफ किंग्स, महाराजा धीराज का मतलब क्या होता है? किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। ही मैरिड द लिच्छवी प्रिंस कुमार देवी टू इनहेंस हिज प्रेस्टीज। उसकी शादी लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी एक आपका बिहार में एक एरिया हुआ करता था, एक क्षेत्र था, जगह थी, वहाँ लिच्छवी राजा राज करते थे, जिसे लिच्छवी कहा जाता था। उस वंश में इसकी शादी हुई और इसकी वाइफ का नाम क्या था? कुमार देवी था। अब इसके बाद नंबर आता है समुद्रगुप्त का। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, चंद्रगुप्त फर्स्ट के मरने के बाद जो पावर था, पावर किसके हाथ में आया?
राजगद्दी किसके हाथ में आई? समुद्रगुप्त के हाथ में आई। ही फॉलोड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ कॉन्केस्ट, और समुद्रगुप्त जो था लड़ाइयाँ जीतने के मामले में, युद्ध यानी वॉर जीतने के मामले में चंद्रगुप्त फर्स्ट से भी कहीं आगे था। इसने क्या किया कि एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। इसने बिल्कुल नियम कानून सीधा कर दिया, सीधा नियम बनाया कि मुझे जीतना ही है, किसी कीमत पर जीतना ही है। और इसके चलते विच ग्रेटली एक्सपेंडेड द माइट एंड प्रेस्टीज ऑफ गुप्ता एम्पायर, उसने गुप्त साम्राज्य की या गुप्त वंश की जो बॉर्डर था, जो एरिया था, उसको और बढ़ाया, और सारी ज़मीनें और राजाओं को और अधिक एरिया को इसने जीत लिया। एन इंस्क्रिप्शन इंग्रेव्ड ऑन द अशोकन, अब यहाँ के बाद से हमको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो देखिए ये जिस इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा है वो बगल में फिगर है, ठीक है, आप देख सकते हैं, वो इसी की बात कर रहा है, इस फिगर की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये उस ज़माने का, ठीक है, ये लोहे का बना हुआ एक पिलर है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस पर जो है कि कुछ राजाओं के बारे में नोट किया गया है, ठीक। तो वहाँ से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हमको वहाँ से मिलती हैं। उस पर संस्कृत लैंग्वेज में कई राजाओं के नाम लिखे गए हैं और उनसे संबंधित कुछ बातें लिखी गई हैं, जिससे हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद एट प्रेजेंट प्रयागराज। तो जब इलाहाबाद हुआ करता था, आज तो उसका नाम क्या है? प्रयागराज है, जहाँ इस समय आपका महाकुंभ लगा हुआ है, ठीक है। तो उस प्रयागराज में ये पिलर स्थापित था, डेटिंग बैक टू 4th century CE, नोन एज प्रयाग प्रशस्ति। तो जब ये लगाया गया तो इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना गया। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। इसमें जितने राजाओं के नाम लिखे गए हैं, जो किंग्स के नाम लिखे गए हैं, तो उनकी प्रशंसा इसमें की गई है, इसीलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इज अ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्ताज एक्सेशन एंड कॉन्क्वेस्ट। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इससे हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं? मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में बहुत डिटेल में ये बताता है। क्या बताता है? समुद्रगुप्त के चढ़ाव के बारे में और उसके लड़ाइयों के बारे में, उसके जीत के बारे में, उसकी विक्ट्रीज के बारे में हमें बताता है। द प्रयाग प्रशस्ति इज अ 33 लाइन यूलॉजी कंपोज्ड बाय हरिसेन। और ये क्या है? तो 33 लाइन्स की एक कुछ कविता टाइप है, यूलॉजी है, ठीक है। जिसे लिखा किसने था? तो उसके दरबारी कवि, जो उसके दरबार में एक पोएट थे, हरिशेण, उसने लिखा था। अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले दरबारी जो कवि थे, पोएट थे, हरिशेण, उसने ये लिखा था। द टर्म प्रशस्ति इज संस्कृत वर्ड, प्रशस्ति शब्द का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो होता है प्रेज ऑफ, यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन, यह इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है खोद खोद के लिखना, ठीक है। उसके बाद से क्या बता रहे हैं इसमें? ऑल्सो अपीयर्स टू हैव अ जेंटल स्लाइड बीइंग डिस्क्राइब्ड इन यूलॉजी एज अ लवर ऑफ पोइट्री एंड म्यूजिक। उसमें बताया गया कि समुद्रगुप्त को पोइट्री का और म्यूज़िक का शौक़ था और वीणा वो बजाया करता था। ये सारी जानकारियाँ उस पर लिखी गई हैं। मैनी ऑफ हीज कॉइन शोज हिम प्लेइंग वीणा। समुद्रगुप्त के समय के कुछ कॉइन्स मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं खुदाई में, तो उसमें ये आपको कुछ सिक्कों, बहुत सारे सिक्कों पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसका चित्र, उसका पिक्चर बनाया गया है और उसको कविराज के नाम से भी जाना जाता था। उसका एक नाम कविराज भी
कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अब डिटेल बताया जा रहा है। अगली हेडिंग आपकी है द प्रयाग प्रशस्ति डिस्क्राइब्स द कैंपेन्स ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जितने विजय अभियान थे उन विजय अभियानों के बारे में हमें कौन बताता है, तो हमें प्रयाग प्रशस्ति से ही मालूम चलता है कि समुद्रगुप्त ने कितने अभियान चलाए, कितने कैंपेन चलाए, कितनी बार लड़ाइयाँ की, किन किन राजाओं से लड़ाइयाँ की, किन की कितने कितने युद्ध इसने जीते, कहाँ कहाँ लड़े, ये सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। प्रयाग प्रशस्ति से क्या मिलता है वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड गिव्स द अस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, आइए देखते हैं। पहली जानकारी क्या है, समुद्रगुप्त डिफीटेड 9 रूलर्स ऑफ आर्यवर्त। उस समय भारत का नाम आर्यावर्त था, ठीक है। तो उस समय भारत के 9 राजाओं को, 9 बड़े राजाओं को, वीर राजाओं को इसने हराया था। ही एनेक्स्ड देयर टेरिटरीज इन इंटीग्रेटेड देम इनटू गुप्त एम्पायर। और हराने के बाद उनके सामने शर्त रखी कि आप अपना राज्य, अपना स्टेट हमारे स्टेट में मिला लीजिए। तो अब वो राजा हार गए थे तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने ऐसा ही किया, मिला लिया। तो इसका स्टेट और एक्सपेंड हो गया, इसका एरिया और बढ़ गया। द 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ ऑफ साउथ इंडिया वर डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। और आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के 9 रूलर्स को हराया था और दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के 12 राजाओं को, किंग को इसने हराया था। द प्रयाग प्रशस्ति सेज दैट समुद्रगुप्त showed favor to these kings. He released them and allowed them to rule over their own territories. बाद में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि बाद में उसने सभी राजाओं को जो है कि क्या कर दिया, थोड़ा सा रिलीज कर दिया, ठीक है। सभी राजाओं को छूट दे दी कि आप अपने अपने शासन, अपने अपने राज में राज करिए। उनको पावर लौटा दिया और कहा कि हमारे साथ बने रहिए, गुप्त एम्पायर में ही बने रहिए, लेकिन आप अपने मन से शासन कर सकते हैं। इसकी छूट उसने दे दी। अब आगे ये देखिए, ये मैप दिया हुआ है और अब मैप में ये जो आपका डार्क जो ग्रे का इलाका है मैं इसको बताता हूँ आपको। जैसे ये जो आपका इलाका है, ठीक है, ये जो आपका जितना है वो उस ज़माने में क्या था, गुप्ता एम्पायर था, ठीक। देखिए लगभग इसने भारत के, इंडिया के बहुत बड़े स्टेट पे इसने कब्जा कर रखा था। ये सारे एरिया इसके क्या थे, अधीन थे, इसके अंडर आते थे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। आगे ये बताता है द फ्रंटियर किंगडम्स ऑफ समत्ता इन साउथ ईस्ट बंगाल। कुछ इसके जो सीमावर्ती राज्य थे जिससे इनका बॉर्डर मिलता था, ठीक है, साउथ ईस्ट बंगाल में कामापुरा इन आसाम, ठीक है, ये आसाम का पुराना नाम है कामापुरा। नेपाला, नेपाल, ये नेपाल का पुराना नाम है, उस समय इसको नेपाला कहा जाता था। एंड अदर्स एंड द रिपब्लिकन स्टेट्स ऑफ मालवास। उसके बाद से जो मालवा का राज्य था, जो यवधेश थे, जो मदकरस थे या जो अभिराज थे, ठीक है, ये जितने भी आपके थे ये सब राजाओं को उसने हराया था और कुछ इनके साथ गठबंधन में आ गए थे। द फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया लाइक द लेट ऑफ कुषाण एंड द शक चीफ सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिजेस। जो कुषाण थे या जो शक वंश के जो थे, जो फॉरेन, जिनका ओरिजिन फॉरेन था, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो राज्य करते थे, उन्होंने इनसे अपने विवाह संबंध भी मजबूत किए। अपनी कन्याओं का, अपनी लड़कियों का विवाह इनसे किया। समुद्रगुप्त रिड्यूस्ड ऑल स्टेट्स इन द फॉरेस्ट रीजन ऑफ सेंट्रल एंड डेक्कन इंडिया टू पोजीशन ऑफ सर्वेंट्स। समुद्रगुप्त ने क्या किया कि रिड्यूस किया सभी स्टेट्स को इन द फॉरेस्ट रीजन में, जंगल एरिया में कुछ को काट काट के उसने रहने के लिए जो है कि बनाए। जो सर्वेंट्स थे उनको रहने के लिए व्यवस्था वहाँ पे किया गया।
अब आता है चंद्रगुप्त सेकंड का। द गुप्ता इंस्क्रिप्शंस मेंशन चंद्रगुप्त सेकंड एज समुद्रगुप्ता सक्सेसर। हिस्ट्री में चंद्रगुप्त सेकंड को समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बताया गया है। यानी समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड राजगद्दी पर बैठा, वो किंग बना, वो सम्राट बना। ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। उसको एक टाइटल दिया गया, एक उपाधि दी गई, ठीक है, एक नाम दिया गया विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसको कहा गया। ही एक्सटेंडेड द लिमिट्स ऑफ द एम्पायर बाय मैरिजेस, अलायंस एंड कॉन्क्वेस्ट। इसने भी वो नियम जारी रखा लड़ाइयाँ करने का, राजाओं को हरा करके जीतने का, और विवाह संबंध यानी मैरिज प्रपोजल्स से भी काम चलाने का। सपोज कर लीजिए कि अगर किसी राजा से विवाह हो गया, ठीक है, यानी राजा का राजा से नहीं, राजा के लड़के का किसी दूसरे राजा की लड़की से अगर शादी हो गई या आपस में शादियाँ हो गई दोनों परिवारों में, तो वो दोनों परिवार क्या हो गए, मित्र हो गए, फ्रेंडली हो गए, तो वो उस पर अटैक थोड़े करेगा, वो उसका दुश्मन थोड़ी हुआ। तो इससे जो है कि क्या होती थी, संबंध अच्छे हो जाते थे और एक सपोर्ट मिल जाता था। भाई राजा वैसे अकेला लड़ेगा, लेकिन अगर उसके लड़की की शादी किसी दूसरे राजा के लड़की से हुई है, तो अब मुसीबत पड़ने पे तो वो भी इसका साथ देगा, क्योंकि भाई उसको अपने बेटी के घर बचाना है, बेटी का सुहाग बचाना है, अपने दामाद की भी रक्षा करनी है, ठीक है। तो सेना जो है कि देखते देखते क्या हो जाती थी, आर्मी बड़ी हो जाती थी, तो दो राजाओं की सेना हो जाती थी ना। तो राजा के परिवार में विवाह करके भी अपनी ताकत को राजा बढ़ा लेते थे, अपनी पावर को, अपने सेना को लोग बढ़ा लेते थे, और विवाह संबंध होने के नाते उनको हेल्प मिल जाता था, हर चीज़ का उनको हेल्प मिलता था, सेना का हेल्प मिलता था, लोगों का हेल्प मिलता था, सपोर्ट मिलता था। और उसके साथ साथ लड़ाइयाँ जीत राजाओं को हरा करके भी लोग अपना पावर बढ़ाते थे। उसमें सारा खेल पावर बढ़ाने का ही था, ठीक है। बाय द एंड ऑफ हिज रीजन ही एम्पायर्स एक्सटेंडेड टू वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय, समुद्रगुप्त के समय जो इनके बॉर्डर्स थे, जो इनकी ज़मीनें थीं, जो इनके स्टेट थे, उससे भी आगे बढ़ गई ये। इज ऑल्सो नोन एज पैट्रोनेज ऑफ मेंस ऑफ लेटर्स। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही अच्छे लेवल का विद्वान था, लर्नेड मैन था। कालिदास द संस्कृत पोएट वॉज मेंबर ऑफ हिज कोर्ट। कालिदास जो संस्कृत लैंग्वेज के सबसे बड़े विद्वान हैं, सबसे बड़े कवि हैं, पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, नाटककार हैं, वो इसी के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, इनके कोर्ट में ये रहा करते थे, इन्हीं के पास से रहा करते थे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़। अगली आपकी हेडिंग है लेटर गुप्तास, यानी ये जितने नाम अभी आपको लिए गए हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त सेकंड का, ये महान राजा थे, बहुत ग्रेट किंग्स थे, एम्परर थे। तो इन महान एम्परर्स के मरने के बाद जो बाद के जो गुप्त राजा आए, जो गुप्त वंश के बाद के जो राजा हुए, ठीक है, उनका क्या हाल था ये देख लीजिए। चंद्रगुप्त सेकंड वॉज सक्सीडेड बाय कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड के मरने के बाद, ठीक है, जो राजा बना, जिसके पास पावर आई, वो क्या था, कुमारगुप्त था। और कुमारगुप्त के मरने के बाद स्कंदगुप्त जो है कि गुप्त वंश का राजा या सम्राट बनता है। स्कंदगुप्त वॉज अ सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द अटैक्स ऑफ हुन्स। और जब समुद्रगुप्त राजा बना, उसके समय एक बहुत चिंताजनक बात हुई, एक खतरा सामने आया हूणों का। ये जो हूण थे, ठीक है, वो सेंट्रल एशिया के, सेंट्रल एशिया कहने का मतलब ये हुआ कि अफ़गानिस्तान से लेकर के, ठीक है, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये जो कंट्री आज जिस जगह हैं, पहले के ज़माने में, ठीक है, और आज के ज़माने में भी उसे सेंट्रल एशिया कहा जाता था। तो तब ये नाम थोड़े हुए थे, तब एशिया, यूरोप, ये सब नाम तो दिए नहीं गए थे। तो उस समय इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। आज उन्हें सेंट्रल एशिया कहा जाता है, यानी मध्य एशिया, यानी एशिया कॉन्टिनेंट का जो बीचों बीच का एरिया है। जितने नाम मैंने अभी आपके कंट्रीज़ के लिए ना,
वो सभी कंट्रीज़ इसमें आती हैं। तो उधर से ये थे, ये बारबरिक नोमैडिक ट्राइब थे, बहुत बर्बर जाति के लोग थे। ये किसी का खून बहाने में, मारने काटने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते थे। और ये नोमैडिक थे, यानी खाना बदोश थे। आज यहाँ रहते थे, कल वहाँ रहते थे, जहाँ टेंट लगा लिया वहीं इनका घर बन गया। फिक्स ये मकान बना करके या फिक्स जगह पे नहीं रहते थे। इनका ठिकाना, इनका घर चेंज होता रहता था। ये घुमंतू लोग थे, घूमते रहते थे। However, the later Gupta's ruler were weak. तो स्कंदगुप्त ने हूणों का जम करके सामना किया और हूणों को अपने राज्य से भगा भगा कर मारा और दूर रखा। लेकिन स्कंदगुप्त के मरने के बाद जो बाद के गुप्त राजा हुए वो उतने मजबूत नहीं थे, उतने शानदार राजा, उतने उतने प्रचंड राजा नहीं थे। सो ग्रेजुअली द प्रोविंस अंडर द गुप्तास बिकेम इंडिपेंडेंट। तो धीरे धीरे जिन राजाओं को हरा करके गुप्त राजाओं ने अपने में मिलाया था, वो राजा या उनके लड़के धीरे धीरे अपने आप को फ्री कर लिए। उन्होंने अपना अलग, जैसे वो पहले फ्री थे, बाद में भी उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया, क्योंकि उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहा। जो राजा आए वो बहुत कमज़ोर राजा थे, वो सबको बांध करके एक साथ नहीं रख पाए, सबको एक साथ लेकर के नहीं रख पाए। एंड वेंट अंडर कंट्रोल ऑफ हून्स। और कुछ जो ज़मीनें थी, जो कुछ एरिया था या कुछ जो कमज़ोर राजा थे, उनको हूणों ने हरा दिया। द गुप्त एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड बाय द मिड 6th सेंचुरी। और मिड 6th सेंचुरी यानी कि 600 या 650 CE AD, 600 या 650 AD आते आते गुप्त साम्राज्य पूर्णतया समाप्त हो गया। अब अगली हेडिंग देखते हैं, क्या है लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब तो व्यवस्था करना, मैनेज करना। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके मम्मी पापा होंगे, आपकी फैमिली होगी, तो आपकी फैमिली के खर्चे कौन मैनेज करता है? क्या सामान खरीदा जाएगा, क्या सामान बेचा जाएगा, कैसे कौन सी व्यवस्था होगी, कैसे फैमिली मैनेज कैसे होगी, ठीक है, फीस कहाँ से देनी है, सब्जी कहाँ से लानी है, ये कौन डिसाइड करता है? आपके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं, क्योंकि पैसा वही कमा के घर में लाते हैं। यानी आपके घर के जो एडमिनिस्ट्रेटर कौन हुए? आपके फादर मदर हुए, ठीक है। आप जब बड़े होंगे, जब आप कमाएंगे, जब आप जॉब करेंगे, तो फिर आप अपने परिवार के क्या होंगे? मैनेजमेंट करता होंगे। तो उसी प्रकार से इतनी, जैसे एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए माँ बाप का होना ज़रूरी है, वैसे ही एक स्टेट को, एक बड़े से ज़मीन के टुकड़े को, एक बड़े से एरिया को मैनेज करने के लिए राजा या एम्परर हुआ करते थे। तो वो मैनेज कैसे करते थे? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जो गुप्त राजाओं का जो प्रशासन तंत्र था, जो मैनेज करने का जो सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो एडमिन था, ठीक है, वो सेंट्रल था। यानी कि जो पावर्स था वो लगभग सब में बटे हुए नहीं थे। द गुप्ता रूलर्स एडॉप्टेड द एलोबरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा एलोबरेट सिस्टम इन्होंने अपनाया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इट वॉज इन ऑपरेशन इन एरियाज विच वे डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई द देम। और लगभग बड़ा एरिया इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। दे अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज। उन्होंने बहुत सारे टाइटल्स को लिया, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती एंड परमवीर। तो ये जब बड़े राजा बने तो उन्होंने अपना बड़ा बड़ा नाम भी रखा, एक टाइटल अपने साथ लिया, महाराजा धीराज का, चक्रवर्ती का, परमवीर का। द किंग रिमेन इन द सेंट्रल फिगर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो मैनेजमेंट इनका सिस्टम होता था, सारी चीज़ों को, सारी व्यवस्थाओं को जो मैनेज करने के लिए जो किंग होता था वो सबसे मेन होता था। बिना किंग से पूछे, बिना किंग के कुछ किए कुछ होता नहीं था। सारा का सारा पावर उसी के हाथ में होता था। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी रूल रेगुलेशन जारी करने से पहले, लागू करने से पहले किंग की परमिशन बहुत ज़रूरी थी। ही वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और किंग की सहायता करने के लिए, राजा की मदद करने के लिए, ठीक है, मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता था, एक काउंसिल होती थी,
मंत्रियों की एक सभा होती थी। जैसे आज में इंडिया में आपके पीएम हैं या सीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या पीएम और सीएम अकेले काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। कई सारे मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, सड़क मंत्री, कपड़ा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, ये लोग होते हैं ना, तो इनकी से हेल्प करने के लिए होते हैं। तो उस समय भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे, उनकी सहायता के लिए होते थे। ही वॉज असिस्टेड बाय द महा, और एक और भी इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी जिसे नाम दिया जाता था महादंड नायक का। तो महादंड नायक किसे कहा जाता था? द चीफ जस्टिस इन जुडिशियल मैटर्स। जैसे जहाँ जस्टिस की बात आती थी, जैसे कोई क्राइम अगर हुआ स्टेट में, कोई मर्डर हुआ या कोई थेफ्ट हुआ, कोई चोरी हुई, ठीक है, या किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली, या किसी प्रकार का क्राइम हुआ, तो जैसे आज इन सब से निपटने के लिए क्या है? अदालतें हैं, कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पुलिस व्यवस्था है। तो उसी प्रकार उस ज़माने में भी व्यवस्था थी, और इस प्रकार के क्राइम में जो पनिश करने का जो काम करता था, जो सज़ा सुनाता था, जो अपराधियों को जेलों में डाला करते थे या उनको पनिश दंड दिया जाता था, उस अधिकारी का नाम क्या था? महादंड नायक। देयर वॉज ऑल्सो अ मिनिस्टर कॉल्ड संधि विग्रहिका। तो ये दंडनायक, महादंड नायक क्या थे? एक प्रकार के मिनिस्टर थे। एक और मिनिस्टर होते थे संधि विग्रहिका। वो क्या थे भाई? ही वॉज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ पीस एंड वॉर। तो ये लड़ाइयों में, युद्धों में संधि करवाते थे। कई बार क्या होता था, ये लड़ाइयाँ हुई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो दोनों आपस में समझौता कर लेते थे कि लड़ने से क्या फ़ायदा, यहाँ पे तुम राज करो, वहाँ पे हम राज करते हैं। लड़ने से दोनों तरफ के सैनिक मारे जाएंगे, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। वॉज हेल्प बाई ग्रुप ऑफ हाई ऑफिशियल्स। और उनकी मदद करने के लिए भी कुछ अच्छे खासे लोग, ऑफिशियल लोग हुआ करते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई। अब जो छोटे स्तर के जो अधिकारी थे वो क्या थे? जो गांव वगैरह कैसे मैनेज होते थे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह कैसे मैनेज होते थे, उसके बारे में जानकारी अब आपको मिलने वाली है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय व्यवस्था। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू भुक्तीज। जैसे इस ज़माने में बहुत लोग विलेज में रहते हैं, तो बहुत सारा जब विलेज इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे विलेज को मिला के एक आपका तहसील हो जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं। और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट हो जाता है जिसे जिला कहते हैं। कई सारे डिस्ट्रिक्ट को जब मिलाया जाता है तो एक स्टेट हो जाता है। जैसे मैं यूपी में रहता हूँ और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, ठीक है, तो ऐसे गोरखपुर जैसे 75 डिस्ट्रिक्ट जब मिलते हैं तो यूपी आपका बन जाता है। आपके यूपी में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, ठीक है। वैसे कोई एमपी में रहता हो, कोई बिहार में रहता हो, कोई साउथ में रहता होगा, कोई मध्य प्रदेश में रहता होगा, कोई गोवा में रहता होगा, कोई सिक्किम में रहता होगा, ठीक ना। तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के यूपी या आपका स्टेट बनता है। तो वैसे ही उस ज़माने में ये जो प्रोविंस यानी कि जो प्रांतीय यानी कि जो स्टेट हुआ करते थे, उसको भुक्ति कहा जाता था। गुप्त वंश के भाषा में उस समय भुक्ति कहा जाता था। इन द प्रोविंस दिस वर्क वॉज इंट्रस्टेड टू द उपरिक्स, उपरिकाज एंड, और इन भुक्तियों को उपरिका में बांटा जाता था, एंड डिस्ट्रिक्ट्स टू द विषयपतिस। और जो उपरिकाज जो होते थे उनको मैनेज करने वालों को क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। इन विलेजेस द हेड मैन, और गाँवों में, ठीक है, जो हेडमैन हुआ करते थे, गांव में जो हुआ करते उनको क्या कहा जाता था? उनको मुखिया कहा जाता था। अब ये वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, तो इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो भी आपके नहीं समझ में आया होगा आप उसको कमेंट में लिख करके पूछिएगा, अपने नाम के सहित लिखिएगा। सारे क्वेश्चन जो भी जहाँ भी आपको डाउट है पूछ लीजिएगा। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इस चैनल पे मैंने
क्लास 6 के अलावा क्लास 7 और क्लास 8, ये जो आपकी बुक है न्यू लॉन्गमैन विस्टास का, इसी बुक का क्लास 7 और क्लास 8 के पूरे चैप्टर्स मैंने एक्सरसाइज के अलग वीडियो हैं और चैप्टर एक्सप्लेनेशन के अलग हैं। उनको भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आपका भाई आपकी सिस्टर कोई पढ़ रहे हो 7-8 में, तो उन्हें आप ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के फ्रेंड्स में, उतना आप इसको शेयर करिए। अभी तो मैं आपको चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे चैप्टर्स को। बहुत जल्दी मैं इन सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइज की वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइजेस कराऊँगा। जैसे आपके बुक में जो एक्सरसाइज होते हैं वो क्या दिए जाते हैं, तो आपके चूज़ द करेक्ट आंसर होते हैं, फिर आपके स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स वाले होते हैं, फिर आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 10 to 20 वर्ड्स होते हैं, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50 to 70 वर्ड्स वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा और उसके वीडियोस में अलग से लेकर के आऊँगा। एक ही वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स के एक्सरसाइज में करा दूंगा। एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज करा दूंगा। और एक तीसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिविक्स के सभी चैप्टर्स की एक्सरसाइज आपको मैं करा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।